टॉपिक लोग छूट जाएगा ना से। क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति गत वर्षों में पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने के कारण गत वर्षों में पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने के कारण बनी है। हो गया। बी, लाभदायी है क्योंकि जेट विमानों के यात्रियों को लाभदायी है क्योंकि जेट विमानों के यात्रियों को O2 की आवश्यकता होती है। O2 की आवश्यकता होती है। हाँ दिए थे, लिख लो कोई बात नहीं। सी है, प्रकाश संश्लेषण की दर को कम करती है। कल बताया है इसलिए तो दोबारा से पूछ रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर को कम करती है। और डी है, पृथ्वी पर यूवी किरणों के प्रभाव को कम करती है। पृथ्वी पर यूवी किरणों के प्रभाव को कम करती है। क्या होगा इसका आंसर? ताहिर, प्रीति, कल बताए थे ये क्वेश्चन, क्या होगा? ओजोन से संबंधित क्वेश्चन आया ना कल, ओजोन बताए थे O3। क्या होगा प्रीति इसका आंसर? आवाज नहीं आई तुम्हारा। अनम्यूट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति डैश है। अमाशय रस की प्रकृति डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। हो गया। मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। ऑप्शन ए डैश के स्थान पर उभय धर्मी। ऑप्शन बी उदासीन। ऑप्शन सी अम्लीय। ऑप्शन डी क्षारीय। बताया हुआ क्वेश्चन है, 2016 सीटेट का है ये क्वेश्चन, इसलिए हम ये टॉपिक पढ़ाए थे, पाचन।
क्या होगा इसका आंसर? बताया हुआ क्वेश्चन, एक दो क्लास पहले ही पाचन पढ़ाए हैं। अमाशय रस बाइल जूस को बोल रहा है ये लगभग। और बाइल जूस कैसा होता है? एक बार उल्टो, पेज उल्टो। अमाशय रस, अमाशय में कौन कौन सा रस मिला था? जठर रस। इस जठर रस में क्या क्या था? जठर रस, इस जठर रस में क्या क्या था? हाँ, जल्दी देखो। HCl था कि नहीं था? HCl था। और क्या था? HCl के साथ और क्या था? पेप्सिन था ना, रेनिन। पेप्सिन था, रेनिन था। ये पूछा क्या? रस की प्रकृति। तो रस की प्रकृति कैसा था? पढ़ो वहां पे स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है HCl के बारे में। HCl के बारे में क्या लिखाए थे? जल्दी पढ़ो। जो जठर रस है, जठर रस में 90% पानी था, 0.4% क्या था? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था। पेप्सिन था, जठर लाइपेज था। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अगर अम्ल की बात करें तो जैसे ही नाम ही से पता चल रहा है क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अम्ल है तो अम्लीय प्रकृति करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? अम्लीय प्रकृति तो रस को। अब क्या करा, इसने बोला कि जो क्षारीयता है उसको भी कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है। ठीक है, तो मान नहीं पूछा था, पूछा था कि अमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति होती है, अम्लीय प्रकृति होती है। बाइल जूस कहाँ बनता है? अग्नाशय में बनता है। बाइल जूस कहाँ बनता है? ठीक है, तो यहाँ पे बाइल जूस का कॉन्सेप्ट नहीं पूछ रहा, ये बोला अमाशय का। यहाँ जठर रस ज्यादा अच्छा हो गया। जठर रस क्या करता है? जठर रस में HCl मिलता है, और HCl क्या करता है? अम्लीय बनाता है। क्लियर हो गया? अमाशय में ही तो होता है ना जठर रस, इसीलिए तो क्वेश्चन घुमाया हो। जठर रस में ही HCl है ना, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा क्या, इसलिए हम ये क्वेश्चन करवा भी दिए। तो ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा जठर रस वाला। और क्या क्वेश्चन इसमें था? नेक्स्ट क्वेश्चन, पके हुए चावल, पके हुए चावल, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक, अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित, परिरक्षित किए जा सकते हैं, परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि, क्योंकि ऑप्शन ए, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे
रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। बी, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। सी, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। और डी, कम तापमान पर भोजन का तत्व घट जाता है। कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। क्या होगा? फ्रिज है, फ्रिज में हम लोग चावल क्यों रखते हैं? फ्रिज में हम लोग चावल क्यों रखते हैं? दोबारा से क्वेश्चन बोल रहे हैं, छुटा तो लिख लेना है। क्वेश्चन है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि ऑप्शन ए, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। ऑप्शन बी, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। सी ऑप्शन है, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। सी ऑप्शन है, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। और डी लास्ट ऑप्शन है, कम तापमान पर भोजन का नमी घट जाता है। कम तापमान पर भोजन का नमी घट जाता है। बताओ ऑप्शन ए में क्या था? रोगाणु को नष्ट करने की बात कर रहा है। ऑप्शन बी में क्या था? रोगाणु निष्क्रिय हो जाता है। निष्क्रिय। फिर सी ऑप्शन क्या दिया? फिर से रोगाणु नष्ट का बात कर रहा है। और डी में है नमी तत्व घटता है। क्या ऑप्शन होगा? अच्छा, तुम्हारे लिए डी लग रहा है। और कोई डी बोलने वाला? बोलो मंजू, क्या होगा इसका आंसर? रेफ्रिजरेटर में क्यों खाना रखते हैं? राखी, बोला जाए। नमी से इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, नमी से इसको कोई मतलब नहीं है। और रोगाणु फ्रिज में रखने से नष्ट नहीं होता है, निष्क्रिय होता है। ऑप्शन सी इज बेस्ट ऑप्शन। रोगाणु कभी नष्ट नहीं होता है, वो निष्क्रिय हो जाता है। नहीं, निष्क्रिय होता है रोगाणु। हाँ, सी में है, बी में है ना। हाँ, तो बी है तो निष्क्रिय बी होगा। जहां निष्क्रिय का बात है वो होगा। रोगाणु नष्ट नहीं होता है, रोगाणु नष्ट नहीं होता है, रोगाणु निष्क्रिय होता है। जो मुख्य, जो बेस्ट ऑप्शन हमको देखना है ना, चार में से किसी एक को लेके जाना है। और किसी एक को लेके जाने के लिए उसमें रोगाणु ठीक ढंग से एक्टिव नहीं रह पाता है और इसीलिए हमारा भोजन सुरक्षित रहता है। अगर वो एक्टिव रहता है तो भोजन सुरक्षित नहीं रहता। निष्क्रिय मतलब वो अपना काम नहीं करना, पैर सारा से सिकुड़ के बैठ जाना, कैसे वो जिंदा हम रहे।
तुम्हारा जब शरीर काम करना बंद कर देता है तो कहेंगे पथरगामा जाने के लिए चल जाएगा, काम करने के लिए नहीं जाएगा। क्या करता है, पैर हाथ समेट के बैठ जाता है, रुको पहले मेरा मतलब शरीर सही हो जाए तब फिर जाएंगे। तो रेफ्रिजरेटर में जैसे ही रोगाणु पहुंचता है ना, वो अपने आप को बांध लेता है, कोई भी एक एक्टिविटी नहीं करता है, काम नहीं करता है। ठीक है, निष्क्रिय होना मतलब कोई भी कार्य नहीं करना। और जब वो कार्य ही नहीं करेगा तो खाना पे कोई असर नहीं पड़ेगा। वो भी एक क्वेश्चन एक जगह है, आएगा तो हम बता, एक क्वेश्चन उसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्लोरीनीकरण। हाँ, इससे एक क्वेश्चन आया है, क्लोरोनीकरण। क्लोरोनीकरण, विकास नहीं आ रहा है क्या? क्लोरोनीकरण पानी को शुद्ध करने का एक प्रक्रम है। क्लोरोनीकरण पानी को शुद्ध करने का एक प्रक्रम है। क्लोरीन की रोगाणुनाशी क्रिया, क्लोरीन की रोगाणुनाशी क्रिया क्लोरीन की रोगाणुनाशी क्रिया का मुख्य कारण है। क्लोरीन की रोगाणुनाशी का मुख्य कारण है ऑप्शन ए। जरूरी है तुम लोगों का भी नरेश। ऑप्शन ए, पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर, पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बनना। पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रो क्या लिखा है, पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोक्लोरिक का बनना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बनना। बी है, पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोक्लोरस रस। पहला में दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक सेकंड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बी में क्या बोले, हाइड्रोक्लोरस, हाइड्रोक्लोरस अम्ल। ये भी हाइड्रो अम्ल ही लिखा हुआ, हाइड्रोक्लोरस अम्ल। बी में हाइड्रोक्लोरस अम्ल। पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोक्लोरस अम्ल का बनना। पहला वाला में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनना, दूसरा वाला में हाइड्रोक्लोरस अम्ल बनना। हो गया। सी, पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर, पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर नवजात ऑक्सीजन का बनना। नवजात ऑक्सीजन का बनना। देखो कैसा कैसा ऑप्शन दे रहा है। और डी दे रहा है, पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोजन का बनना। पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोजन का बनना, हाइड्रोजन का बनना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनना, हाइड्रोक्लोरस अम्ल बनना, नवजात ऑक्सीजन बनना, हाइड्रोजन का बनना। क्या होगा क्लोरीनीकरण का मुख्य कारण? क्लोरोनी क्लोरी क्लोरोनीकरण, क्लोरोनीकरण। HCl बनना, हाइड्रोक्लोरस अम्ल बनना, नवजात ऑक्सीजन क्या होता है? नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है?
ताहिर, नाम सुना है कभी? नवजात ऑक्सीजन, नवजात शिशु होता है, नवजात ऑक्सीजन क्या होता है? अच्छा देखो, क्या नहीं बोला? सुना है सर। H2O है, और H2O में पहला ऑप्शन में क्या मिलाया? HCl। तो क्या बोल रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। क्लोरीन अगर मिलाएंगे पानी में, क्या मिलाएंगे? क्लोरीन मिलाएंगे, तो HCl बनेगा। इसको बैलेंस कर दो तो, दो यहां दे दो, और इधर ऑक्सीजन बाहर नहीं निकल जाएगा क्या? O2, चार हो गया, चार हो गया ना ये, चार हो गया तो यहाँ दो कर दें, यहाँ चार कर दें, ठीक है। फोर हाइड्रोजन, फोर हाइड्रोजन, O2, हाँ ठीक है। क्या किया? पानी में क्या मिला दिया? क्लोरीन मिला दिया। और पूरे वर्ल्ड में यही प्रोसेस है, किस चीज, क्या करने के लिए? पानी साफ करने का यही प्रोसेस है, ठीक है। तो तुम कैसे बोल रहा था हाइड्रोजन का बनना? यहाँ हाइड्रोजन कहाँ बन रहा है? हाइड्रोजन बन रहा है क्या? HCl बन रहा है। क्या बन रहा है? HCl बन रहा है। HCl बन रहा है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका? ए। पूरे वर्ल्ड में पानी साफ करने का मात्र यही एक प्रोसेस यूज किया जाता है। ये वाला फॉर्मूला लिख लेना, ये केमिकल अथी का। बैलेंस भी हो गया बहुत अच्छे तरह से, मुक्त हो जाता है वातावरण में, ठीक है ना। H2O को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाए, क्या बन गया? प्लस O2। HCl कितना मोल? 4 मोल। तो बैलेंस कर दिए, तो इधर 2 से गुना कर दिए। बैलेंस करने आता है ना ताहिर? बैलेंस करने आता है कि नहीं? आता है। हाँ सर आता है। वेरी केमिस्ट्री गुड। पढ़े हैं सर। किससे पढ़ा था, गोटा में? हाँ पढ़े थे, 86 नंबर लाए थे इंटर में। वाह वेरी गुड। 86 नंबर कितना? 200 में से ना? हाँ 200 में से कि 100 में से? नहीं, 100 में से सर। हाँ तब ठीक है। तो क्या बोले? क्लोरीन, क्लोरोनीकरण जो होता है, उसमें पानी के साथ क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं, तो HCl बनता है, और उसके साथ में ऑक्सीजन मुक्त हो जाता है। क्लियर हो गया? एक और क्वेश्चन लिखो, तब तक सबको आ ही गया। उसके बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे। दो तीन क्वेश्चन गया तुम्हारा। फ्रिज क्यों रखते हैं घर में? फ्रिज घर में क्यों रखते हैं? फ्रिज है ना? हाँ, क्यों रखे हो? पानी ठंडा करने के लिए फ्रिज रखा जाता है। तो बोलोगे बर्फे बनाते हैं और बेचेंगे, खाना खराब ना हो इसके लिए। और वही क्वेश्चन आया था कि चावल में हम, चावल जो है हम लोग रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, उसका क्या कारण है? वही क्वेश्चन अभी हम लिखवाए हैं, यूट्यूब में देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। समुद्र में रहने वाले जीव, एक हो गया है क्वेश्चन, रहने दो, ये क्वेश्चन हो गया है। देखो, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए, आंतरिक अंगों के अन्वेषण, अन्वेषण के लिए, अन्वेषण में कौन सा सौ? मूर्धन्य स। आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक, प्रयुक्त तकनीक, टेक्नोलॉजी, तकनीक को इंग्लिश में टेक्नोलॉजी। आंतरिक अंगों के अन्वेषण के, रिसर्च करना, जांच करना, जांच हुआ है, अन्वेषण मतलब यहां जांच। अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी, नाम सुना है?
एंडोस्कोपी, नाम नहीं सुना है? तुमको पाला नहीं पड़ा इसका। एंडोस्कोपी निम्न में से किस पर आधारित है? एंडोस्कोपी निम्न में से किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्शन बी, व्यतिकरण पर, व्यतिकरण पर। केबीसी कौन कौन देखता है? नहीं देखता है? देखना चाहिए। सी, विवर्तन पर, विवर्तन पर। मेरा स्टेटस देखता है व्हाट्सएप का, उसमें क्वेश्चन रहता है ना केबीसी का, विवर्तन पर। और डी है ध्रुवन पर, ध्रुवन पर। यह क्वेश्चन कल रात में केबीसी वाला लगाया था फॉर्मूला में, मतलब कैसे किया था उसको हम बताते हैं। क्या बोला? आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी किस चीज पर आधारित है? TIR पर आधारित है, व्यतिकरण पर, विवर्तन पर, ध्रुवन पर। ये बताओ, चार में से कौन सा ऐसा चीज है जो तुम जान रहे हो? कोई ऐसा चीज है? कोई ऑप्शन ऐसा है जो हम बताए हो क्लास में? कौन सा बताए हैं? अच्छा, एंडोस्कोपी होता क्या है? नरेश, ताहिर, एंडोस्कोपी नाम नहीं सुना है? जब घर में बड़े बुजुर्ग बीमार पड़ जाते हैं और पेट में कुछ प्रॉब्लम रहता है, दर्द हो रहा है, पता नहीं चल रहा है, ठीक है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? एंडोस्कोपी करवा के लाओ। एक्सरे अलग चीज है, एंडोस्कोपी अलग चीज है। नहीं बोला है, वैसा प्रॉब्लम नहीं हुआ है इसलिए नहीं बोला है, वैसा प्रॉब्लम तुम्हारे सामने में नहीं आया है इसलिए नहीं बोला है। एंडोस्कोपी पूरे पेट का एंडोस्कोपी करवाया जाता है और अंदर का सारा चीज वो एकदम खंगाल के बाहर निकाल देता है कि आखिर उसमें है क्या जो इसको पेट में दर्द हो रहा है या कोई भी जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पेट का कराया जाता है एंडोस्कोपी। क्या आंसर होना चाहिए इसका? अब थोड़ा सा कहानी सुनो कल का रात का। बेगूसराय का एक लड़का पहुंचा केबीसी के हॉट सीट पे, 3,20,000 तक जीत गया था। शायद 640 का क्वेश्चन उसका गलत हुआ था। एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा था कि जिसमें उसको 3 ऑप्शन बिल्कुल भी पता नहीं था, 3 ऑप्शन के बारे में कुछ भी वो नहीं सुना है। और वो क्या सोच रहा है कि हम अगर नहीं पढ़े हैं इसका मतलब इसका कोई इस क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, जो सुने हैं वही सही होगा, ठीक है। तो तू वही सही मार करके आ जाना, आंसर सही हो जाएगा। इसमें 4 में से क्या सुना था? TIR। ये TIR पर ही काम करता है। रात में तब अमिताभ बच्चन उसको बोला कि भाई साहब आप कैसे अनुमान लगाए? बोले सर हम 4 में से 3 ऑप्शन तो सुने ही नहीं है, यही तो एक पढ़ा हुआ सुने थे, बस यही आंसर था। वो एक किताब का नाम पूछ रहे थे कि फलाना जो नोबेल है ये किसने लिखा था। देवकी नंदन करके कुछ नाम है उनका, देवकी नंदन खत्री। कौन कौन देखा? चंद्रकांता नहीं देखा? संडे को आता था, हाँ DD1 में आता था बहुत पहले। चंद्रकांता की कहानी ये है, माना है बहुत पुराने। तो चंद्रकांता का जो नोवेल है, जितना भी सीरियल चलता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज पे आधारित होता है। तो चंद्रकांता भी वही लिखे थे। और याद कर लो, कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है कि चंद्रकांता जो नोवेल है वो किसने लिखा था, तो देवकी नंदन खत्री। तो एक और किताब का नाम दिया था काजर की कोठी, ऐसे कुछ था, काजर की थी के लेखक कौन है? काजर की कोठी के लेखक कौन है? तो बोले, वो बोल रहा है, अनुमान क्या लगा रहा है कि सर ये तो देवकी नंदन का है, चंद्रकांता देवकी नंदन का है। अब बाकी 3 ऑप्शन हम सुनवे नहीं किए हैं, तो आंसर मार दीजिए देवकी नंदन खत्री, और आंसर सही हो गया उसका। ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन तुम लोगों को नहीं पता था, TIR पता था, TIR आंसर सही हो गया। एंडोस्कोपी किस पे आधारित है? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर जो पेट का जो अंदर का भाग है, जब एंडोस्कोपी करते हैं तो उस पूरा इंटरनल रिफ्लेक्शन करके
हर एक चीज को निचोड़ करके बाहर निकाल करके रिपोर्ट में दे देता है कि आखिर उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए डॉक्टर क्या बोलते हैं, एंडोस्कोपी करवा के लाइए तब हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। ठीक है, तो एंडोस्कोपी याद हो गया, किस पे आधारित है? आईटीआर नहीं होता है, आईटीआर होता है इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आईटीआर बोलेगी, ये होता है इनकम टैक्स रिटर्न। जब 5 लाख से ऊपर इनकम हो जाएगा ना तो आईटीआर भरना पड़ेगा। ठीक है, वही तो बढ़ा के 5 लाख हुआ है, पहले 2.5 लाख तक फ्री था, अब 2.5 लाख से 5 लाख। ठीक है, कितना कटेगा? 5% कटता है, पहले 5%, फिर 12%, फिर 20%, ऐसे उसका स्लैब बना हुआ है। हाँ, आईटीआर होता है क्या? इन रिटर्न। और टीआईआर इसी का जस्ट उल्टा कर दो। ठीक है, थोड़ा सा कहते नोक्ता के फेर से खुदा जुदा होता है। ठीक है, उर्दू में एक बहुत अच्छा कहावत है कि नोक्ता के फेर से, नोक्ता किसको बोलते हैं? इस बिंदु को। एक बिंदु डाल देंगे तो वो खुदा हो गया, और एक बिंदु हटा देंगे तो जुदा हो गया। अक्षर एक ही रहता है, सिर्फ नोक्ता का फेर होता है। तो इसको उलट दोगे तो पूरा अर्थ चेंज हो जाएगा। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसमें प्रयोग किया जाता है? एंडोस्कोपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के घड़ों को मिट्टी के घड़ों को मिट्टी के घड़ों को बनाकर उन्हें आग में पकाया जाता है। मिट्टी के घड़ों को बनाकर उन्हें आग में पकाया जाता है क्योंकि क्योंकि ईवीएस में क्वेश्चन जबरदस्त देता है, ये बात याद रखना, सबको जानना चाहिए। अब रेफ्रिजरेटर वाला थोड़ी ना फिजिक्स का क्वेश्चन यहाँ सोच के बोला बोला वातावरण से संबंधित है, डाल दो इसमें। क्योंकि ऑप्शन ए उन्हें कच्चा करने के लिए ऑप्शन ए उन्हें कच्चा करने के लिए कच्चा करने के लिए, ऑप्शन बी उन्हें पक्का करने के लिए, उन्हें पक्का करने के लिए, ऑप्शन सी छिद्रों की जांच करने के लिए, छिद्रों की जांच करने के लिए, और ऑप्शन डी सुंदर बनाने के लिए। सुंदर बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए क्या होगा आंसर इसका? क्या? ऑप्शन बी। ताहिर, प्रीति, बोलो तो हमको पता चलेगी, तुम लोगों का रिस्पॉन्स भी आ रहा है। नहीं बोलोगे तो फिर क्या पता चलेगा हो भी या नहीं हो तुम लोग वहां पे। इतना कहानी सुना दिए हैं, क्या होगा? बी राजेंद्र, पक्का? पकाने के लिए, उसका छिद्र का जांच करने के लिए नहीं, उसका वो कच्चा करने के लिए नहीं। अरे भाई जब बी पका नंबर रहे ही हैं तो होगा सर, कच्चा करने कैसे होगा? है, जब आग में उसको बी जला रहे नंबर। हैं, पका रहे हैं, तो कैसे वो कच्चा होगा? ठीक है, आंसर बी सही है। अगर यहीं पे ये लिख देता क्वेश्चन, अगर इसको चेंज करना रहे तो मिट्टी का घड़ा के स्थान पे बोल देता मिट्टी का ईंटा। मिट्टी का ईंटा किस लिए? उसको क्यों पकाते हैं? मजबूत बनाने के लिए, पकाने के लिए, कच्चा नहीं रह जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मतलब कॉमन सेंस वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगोली से प्रवेश द्वार को सजाया जाता है। रंगोली से प्रवेश द्वार को सजाया जाता है, ईवीएस का क्वेश्चन है। रंगोली से प्रवेश द्वार को सजाया जाता है। ऑप्शन ए सभी मांगलिक कार्यों पर, सभी मांगलिक कार्यों पर। ऑप्शन बी
सभी विशेष आयोजनों पर, सभी विशेष आयोजनों पर। ऑप्शन सी सोच समझ के जवाब देना। सभी त्योहारों पर, सभी त्योहारों पर। और ऑप्शन डी सभी खुशी के अवसर पर, सभी खुशी के अवसर पर। रंगोली की बात कर रहा है, कहाँ बनाते हैं रंगोली? घर के पीछे हैं? घर के पीछे बनाता है ना? नहीं, रंगोली कहाँ बनता है? घर के आगे दीवार में। पक्का? दीवार में नहीं, गेट के पास भी बन सकता है, दीवार में भी बनता है, वो जरूरी नहीं है। लेकिन रंगोली जो नीचे बनाया जाता है फर्श पर, के सामने सर। दीवार में रंगोली नहीं बनता है। रंगोली बनाया जाता है गेट पर, प्रवेश द्वार पर। कब? सभी मांगलिक कार्यों पर, विशेष आयोजनों पर, सभी त्योहारों पर, या सभी खुशी के अवसर पर। कॉमन सेंस, यहाँ कुछ पढ़ाने का जरूरत नहीं। बी कौन कौन बोल रहा है? ए और बी, सी और डी नहीं होगा। तुम लोगों को तो नया गलती करना चाहिए। जो लोग रंगोली बनाए वही गलती कर। हाँ जूली, प्रीति, जो लोग रंगोली बनाते हैं वो तो कम से कम ए नंबर। अच्छा, ए नंबर, एक नंबर, दो लोगों का आ गया। और ताहिर? क्या मंजू? ए नंबर बनाई है कहीं हो? दिवाली में नहीं बनाती है रंगोली? क्या बात करती है, हम लोगों को तो बनता है। ठीक है, क्या होगा आंसर इसका? ए नंबर में कितना लोग है? ए नंबर में कितना है? अच्छा देखो, एक बात बोल रहा है विशेष आयोजन। बी नंबर में काटने का तरीका बता रहे हैं। विशेष आयोजन, विशेष आयोजन बर्थडे हो सकता है कि नहीं? क्या बर्थडे में रंगोली बनाते हैं? विशेष आयोजन का बात खत्म, विशेष आयोजन का ऑप्शन खत्म। सभी त्योहारों पर, काली पूजा में रंगोली बनाते हैं? होली में? वही पूछ रहे हैं। काली पूजा में, होली में, दिवाली में? दिवाली में बनाते हैं। छठ में? छठ में भी बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद और ऑप्शन देते हैं। सभी त्योहारों, और एक दो त्योहार का नाम बताओ। हैं? ईद नहीं, अपना ले लो, इधर का त्योहार बोलो। और कुछ नहीं? दुर्गा पूजा में? दुर्गा पूजा में बनाते हैं क्या? कभी देखा है? कहाँ दुर्गा पूजा में रंगोली बना हुआ तुम देख लिया? रंगोली फर्श पर, घर के, देखो प्रश्न में है घर के आगे, मंदिर में नहीं पूछ रहे हैं, घर के आगे। अब जैसे ही दुर्गा पूजा वाला ऑप्शन पहुंचा, हो गया ये गलत। छठ पूजा में कौन अपना अपना घर में रंगोली बनाता है, जरा बताना तो। जहाँ घाट बनता है वहां भलो बना दे, घर के आगे तो नहीं बनाता है। घर है सिर्फ दीपावली में बनता है, और सिर्फ हाँ, तो बनना पर वो ही हुआ लगभग। ठीक है, तो दीपावली में, यानी सिर्फ दीपावली, सिर्फ दीपावली। और ये क्या कर रहा है? सभी त्योहार। ऑप्शन क्या हो गया? गलत। सभी त्योहारों में नहीं बनता है, गलत हो गया। अब सभी खुशी के अवसर पर, अब घर में आ गया 50,000 रुपया लॉटरी लग गया, रंगोली बना देंगे? खुशी तो हो गया, रंगोली बनाएंगे? डी कैंसिल। आंसर क्या हो गया? ये दो तीन लोग बोला, बाकी सब। आखिर काटने के लिए सिखाना पड़ेगा ना ऑप्शन को, ऑप्शन काटने के लिए सिखाना पड़ेगा ना कि कैसे ऑप्शन को डिस्क्रिमिनेट करें इसको यहाँ से। ठीक हो गया आंसर? घरे के आगे बनाता है ना, तो वहां का एक अलग कोई परंपरा होगा। एक और अच्छा क्वेश्चन है। वह पेड़ जिसकी जड़ें, वह पेड़ जिसकी जड़ें शाखाओं से विकसित होती है, वह पेड़ जिसकी जड़ें शाखाओं से विकसित होती है, ऐसा कौन सा पेड़ है
जिसका जड़ कहां से निकलता है? शाखा से निकलता है। ऑप्शन ए, कोई देखा है वैसा पेड़? हैं? ऑप्शन बरगद ए, बरगद सर। खजूर का पेड़। ऑप्शन ए पे दे, खजूर पेड़, खजूर का पेड़। ऑप्शन बी, रेगिस्तानी बलूत। रेगिस्तानी बलूत। थोड़ा हम इस क्वेश्चन को और टफ करते हैं, उसका ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। बलूत, रेगिस्तानी बलूत। ऑप्शन सी, नीम का पेड़, नीम का पेड़। इसकी जड़ें शाखाओं से विकसित होती है। और ऑप्शन डी, बरगद का पेड़, बरगद का पेड़। कौन सा पेड़ है जिसकी जो जड़ है वो शाखाओं द्वारा विकसित होती है? तो बरगद का पेड़ में देखता है, शाखा क्या होता है, इतना मोटा मोटा जड़े हो जाता है कि पूरा पेड़ को बैलेंस करके रखता है। बरगद का पेड़ कितना बड़ा होगा वो गिरता नहीं है जल्दी, उसको बैलेंस करने के लिए वो जड़ काफी है। हो गया? एकदम है तो ठंडा लगने लगेगा। ठंडा लगता वो ठंडा लग रहा है? अभी ठंडा है कहाँ जो ठंडा लग रहा है तुमको? म्यूट करके गप करा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोबाइल म्यूट करेगा, अपना गप करेगा वहां। छुई मुई के पौधे में, छुई मुई के पौधे में उद्दीपन के प्रति, छुई मुई के पौधे में उद्दीपन के प्रति होने वाली प्रक्रिया, प्रतिक्रिया, उद्दीपन के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत स्पर्श करने से वह तुरंत सिकुड़ जाता है, जिसके अंतर्गत स्पर्श करने से वह तुरंत सिकुड़ जाता है। क्या बोले? छुई मुई के पौधों में या पौधे में उद्दीपन के प्रति होने वाली वह प्रतिक्रिया जिसके अंतर्गत स्पर्श करने से वह तुरंत सिकुड़ जाता है, और फिर थोड़ी देर बाद, और फिर थोड़ी देर बाद पुनः अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाता है, और पुनः अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाता है। डैश कहलाती है, डैश कहलाती है। और इस डैश के स्थान पे क्या भराएगा? ऑप्शन नंबर ए, गति। ऑप्शन बी, अनुकूलन। फिर से बोलें क्या? लिख लिया ना? फिर थोड़ी देर बाद अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाती है, डैश कहलाती है। ऑप्शन ए, गति। ऑप्शन बी, अनुकूलन। ऑप्शन सी, उत्तेजनशीलता, उत्तेजनशीलता। और ऑप्शन डी, वृद्धि। देखो, ये बता रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन का ऑप्शन काटा जाए, ठीक है? छुई मुई के पौधा को उंगली दिखा दो, टच कर दो, क्या होता है? सिकुड़ जाता है, लगता है कि हम लोगों से डर गया। और जैसे उस जगह से बाहर निकलो फिर अपना मूल अवस्था में पहुंच जाता है। किस वजह से ऐसा होता है? ये वो जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है? हाँ जी ताहिर। गति? क्यों गति क्यों होगा? गति से क्या मतलब है? पेड़ कहीं गतिशील होता है? बहुत साधारण क्वेश्चन है,
बहुत साधारण क्वेश्चन है, लेकिन 80% लोग गलती करेगा। सब छुई मुई का पौधा देखा है, सब उसको छू के देखा है, सब सिकुड़ रहा है, लेकिन पूछा क्या कि प्रतिक्रिया क्या है, क्या कहलाती है जो प्रतिक्रिया वो करता है, वो क्या कहलाता है। गति से इसका कोई मतलब है? मूव करता है पेड़ यहां से वहां। गति करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति की बात कर रहा है। अनुकूलन, अनुकूलन इसको नहीं समझ में आया, छोड़ दो। वृद्धि का कोई लेना देना है इससे? वृद्धि का कोई लेना देना है इससे? नहीं। दो ऑप्शन मेरा खत्म। बचा कौन? अनुकूलन और उत्तेजनशीलता। अब क्या कि ये हमारा पौधा है, छुई मुई का पौधा है, हमने उसको टच कर दिया, तुरंत वो उत्तेजित होकर के अंदर सिकुड़ गया, तुरंत उत्तेजित होकर सिकुड़ गया। फिर जैसे ही चले गए, क्या हो गया? फिर अपने पुनः अपने उसका आंसर क्या हो जाएगा इसका? उत्तेजनशीलता। अनुकूलन दूसरा चीज है, ठीक है, अनुकूलन यहाँ नहीं होगा। हो गया। सभी वृक्षों की पत्तियां, सभी वृक्षों की पत्तियां सामान्यतः हरे रंग का होता है। सभी वृक्षों की पत्तियां सामान्यतः कैसा होता है? हरे रंग का होता है। ऑप्शन ए, धूप के कारण। क्या बोल रहा है? धूप के कारण। पत्ता में धूप पड़ेगा तो हरा रहेगा? है? क्या बोल रहा है? तुमको खड़ा कर दे धूप में 2 घंटा ना, तो एकदम हरा हो जाओगे। पहला ऑप्शन क्या दिया? धूप के कारण। ऑप्शन बी, पर्ण हरित के कारण। पर्ण हरित के कारण। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी सर। ऑक्सीजन के कारण। ऑक्सीजन के कारण। ऑक्सीजन के कारण। और ऑप्शन डी दिया है CO2 के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। क्यों हरा रंग होता है पत्ता का? पर्ण हरित के कारण। सिंपल क्वेश्चन है, नहीं पढ़ा हुआ रहेगा गलती करके आएगा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधे भोजन निर्माण की प्रक्रिया में, हरे पौधे भोजन निर्माण की प्रक्रिया में, हरे पौधे भोजन निर्माण की प्रक्रिया में किस गैस का प्रयोग करते हैं? हरे पौधे भोजन निर्माण की प्रक्रिया में किस गैस का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी, हरे पौधे भोजन निर्माण की प्रक्रिया में किस गैस का प्रयोग करते हैं? पहला ऑप्शन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन और डी LPG गैस। है? हाँ ठीक है, क्या आंसर होगा? अब सी सर। कितना आदमी LPG गैस बना के आएगा? क्या नहीं बनाएगा? भोजन बनाने में कौन गैस का इस्तेमाल होता है? तुम घर में कौन सा गैस इस्तेमाल करता है? इंसान बनाता है ना, इसलिए तो थकने के लिए दिया। क्या होगा आंसर इसका? CO2। CO2। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो भोजन बनाता है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण।
ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन किसी भी तरह से आएगा तो बना देना है। और क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आ रहा है, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? ये हर जगह क्वेश्चन दिख जाता है। ठंडा रेगिस्तान, ऑप्शन ए जैसलमेर। कहाँ है जैसलमेर? जैसलमेर। ऑप्शन बी लद्दाख। ऑप्शन सी मेघालय। ऑप्शन अच्छा दे रहा है। और डी दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ है? दार्जिलिंग का क्या फेमस है? जितना लोग जैसलमेर बना के आएगा ना, 90% जैसलमेर बना के आएगा। राजस्थान में है? जैसलमेर राजस्थान में कौन सा है? हाँ, जैसलमेर राजस्थान में है, लेकिन पूछ क्या रहा है कि ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? नीचे नीचे नीचे, यहाँ ठंडा रेगिस्तान से क्या समझे? मेघालय। क्यों? बारिश होते रहता है तो ठंडा हो गया, इसलिए तो क्वेश्चन दिया है। देखो, मरुस्थल का बात कर रहे हैं, रेगिस्तान की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान वाला जो है गर्म रेगिस्तान है। क्यों? क्योंकि वहां पे पानी नहीं बरसता है, वर्षा नहीं होती है। लेकिन जो लद्दाख वाला एरिया है, ये पहाड़ी एरिया है, हिमालय के आसपास का है। हिमालय के आसपास का है, वहां पे बर्फ बहुत ज्यादा है, प्लस वो काफी ऊंचाई परिस्थिति है, तो वहां ठंडा ज्यादा पड़ता है। वहां क्या पड़ता है? ज्यादा ठंडा पड़ता है। और इस ठंडा की वजह से वहां पे कोई पेड़ पौधा, ज्यादा गर्मी होगा तब भी पेड़ पौधा नहीं होगा, ज्यादा ठंडा होगा तब भी पेड़ पौधा नहीं होगा। और जहां पेड़ पौधा नहीं होगा उसको क्या बोलते हैं? रेगिस्तान। जहां पेड़ पौधा नहीं होगा उसको क्या बोलते हैं? रेगिस्तान। तो बालू वाला रेगिस्तान गर्म रेगिस्तान हो गया। बालू वाला रेगिस्तान क्या हो गया? जैसे राजस्थान वाला एरिया, जैसलमेर राजस्थान में हो गया। लेकिन यहाँ क्या पूछा? ठंडा रेगिस्तान। और इस ठंडा रेगिस्तान से ईबीएस के हर सेट में क्वेश्चन दिख जाता है। पहला कि सबसे ऊंचाई पर स्थित है, तो ऊंचाई पर स्थित है तो वहां ठंडा है, और ठंडा है तो क्या है? पेड़ पौधा नहीं है। तो ठंडा रेगिस्तान क्या हो गया आंसर? लद्दाख। हो गया? बहुत ज्यादा ठंडा होगा। दो मार कर दो। इससे और एक दो क्वेश्चन आया हुआ है, इसका कारण एक जगह पूछा हुआ है, मतलब ठंडा रेगिस्तान का क्या कारण? तो कारण बता दिए, क्या कारण हो सकता है उसका? हिमालय क्षेत्र में है, और हिमालय क्षेत्र में आने का मतलब है कि हिमालय का छाया उस पर पड़ रहा है, हिमालय का छाया पड़ रहा है। अब बताओ, सूर्य उधर से उग रहा है और हिमालय उसको एकदम रोक दे तो वहां धूप पड़ेगा? तो हिमालय का जो छाया क्षेत्र में आता है, इस वजह से भी वो ठंडा रहता है, क्योंकि उसको धूप का रोशनी वो आने ही नहीं देता। हिमालय उसको धूप मिलता ही नहीं है उसको वहां पे। तो एक जगह क्वेश्चन हम देखे थे इसी मतलब बुक में ही, कि ठंडा रेगिस्तान होने का कारण क्या है, तो उसमें दोनों ऑप्शन दिया था, ऊंचाई पर स्थित है इसलिए, या फिर हिमालय के छाया क्षेत्र में आता है इसीलिए। तो उसका दोनों ऑप्शन अगर रहे तो ये वाला ऑप्शन मारना सही रहेगा। कौन सा? हिमालय का छाया क्षेत्र में पड़ने के कारण वो क्या है? ठंडा रेगिस्तान है, वहां धूप सूर्य का रोशनी नहीं पहुंच पाता है। तो कभी क्वेश्चन आएगा तो दिखा देंगे, लेकिन यही रीजन है। क्या रीजन हुआ इसका ठंडा रेगिस्तान का? कि हिमालय के छाया क्षेत्र में आता है, हिमालय के छाया क्षेत्र में। ऊंचाई पे तो है, लेकिन ऊंचाई पर होना एक बहुत बड़ा कारण नहीं है। मेन कारण क्या है कि हिमालय के
छाया क्षेत्र में होने के कारण यह ठंडा रेगिस्तान कहलाता है। तो ठंडा रेगिस्तान इंडिया में कहाँ है? लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ईंधन है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ईंधन है? स्वच्छ ईंधन बोले तो जिससे खाना बनाने वाले को हानि नहीं पहुंचे। स्वच्छ ईंधन कहने का मतलब क्या? जो भोजन बना रहा है उसको हानि नहीं पहुंचे। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी एलपीजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सबसे स्वच्छ ईंधन की बात कर रहा है, साफ सुथरा ईंधन की बात कर रहा है। ईंधन मतलब जलावन। ऑप्शन सी। कौन से जलावन का प्रयोग करके हम लोग म्यूट हम लोग खाना बनाए, किसका प्रयोग करके हम खाना बनाए कि हम स्वस्थ भी रहें, हमको शारीरिक इफेक्ट नहीं पड़े, कोई भी शरीर में बैड इफेक्ट नहीं पड़े। क्या कोयला में बनाते हैं, इतना धुआं उठता है कि खो 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 होता है ना। लकड़ी में बनाते हैं, उसमें भी थोड़ा कम धुआं उठता है लेकिन फिर भी धुआं उठता है, आंख खराब हो जाता है, खांसी हो जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती है। लंग्स में धुआं जाएगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। बचा क्या? एलपीजी गैस चूल्हा, जो कि नरेंद्र मोदी साहब सबको दे दिए थे उज्ज्वला योजना के तहत। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एलपीजी। ये अलग बात है कि एलपीजी के लिए दे तो दिए सबको सिलेंडर, एक बार फ्री भी दिए, 2 बार फ्री भी दिए। उस समय रेट कितना था? गैस लेते थे 500 रुपया में, 250 रुपया सब्सिडी से वापस आ जाता था, 250 रुपया लगता था, फिर 250 लगा के दोबारा ले लेता था। अब हो गया है 997 रुपया। कहाँ से लाएगा? उज्ज्वला योजना का अभी बंद किया हुआ फिर कनेक्शन दे रहा है, कुछ कंडीशन है उसका, लेकिन अब हो गया इतना महंगा कि जिस उद्देश्य के साथ एलपीजी को लाया गया था, उज्ज्वला योजना को लाया गया था, हर लोग अपने घर में खाना बनाए कौन सी से? एलपीजी से। कहीं गेस्ट आ गया 12 बजे दिन में तो चूल्हा जलाना पड़ता था। अब कोयला में ताव देवे तब चाय बनावे, तब तक तो गेस्ट चल रही है, या लकड़ी जलाए उसमें किरासन तेल डाल के तब तक वो चल रही है। ठीक, तो एलपीजी दिया कि भाई आप लोगों का स्वास्थ्य सही रहे, लेकिन महंगाई इतना हो गया कि कई गो गरीब आदमी उसको कर रहा है अभी। हाँ, अब तो कुछ भी नहीं, 30-40 रुपया आता है 30-40 रुपया आता है। एलपीजी आंसर हो गया इसका सबसे स्वच्छ ईंधन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यहां से थोड़ा सा बता देंगे। ऑप्शन ए नहीं देना, इसको 1 नंबर में लिखना है जल विद्युत, ये नहीं देना है, जल विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। 1 नंबर में क्या देना है? जल विद्युत। 2 में देना है पवन ऊर्जा, और 3 में देना है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा मतलब जो सूर्य से आ रहा है, सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जल विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। अब ऑप्शन 2, 1, 2 तथा 3। ए नंबर में 1, 2 तथा 3। बी नंबर में केवल एक। सी नंबर में केवल 2 और 3, केवल 2 और 3, और डी नंबर में दे दो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, बात किसका कर रहा है? ऊर्जा का। ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी
केवल 2 और 3? हाँ। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। और कोई? सब कोई सी बोल रहा है। अरे ये नंबर काहे नहीं होगा? चल। ये क्यों नहीं होगा वो बताओ। जल विद्युत ये होगा। देखो एक बोल दिया ये होगा। क्यों होगा ये? क्यों होगा ये? हम्म हम्म। क्यों नहीं हो सकता है? वही तो हम पूछ रहे हैं, क्यों नहीं हो सकता है? जल विद्युत कैसे बनता है नहीं पता? अच्छा देखो, सबसे पहले ऊर्जा को ये 2 भाग में बांटते हैं हम लोग। ऊर्जा को कितने भाग में बांटते हैं? 2 भाग में। नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा नाम से ही स्पष्ट है। नवीकरणीय मतलब जिसका नया रूप आ सके। नवीकरणीय मतलब जिसको पुनः नहीं ला सके, पुनः उपयोग नहीं कर सके, या पुनः निर्माण नहीं कर सके, नया निर्माण जिसका नहीं हो सके। अब बताओ, अगर जल विद्युत है, जल विद्युत है, देखा है कहीं जल विद्युत बनते हुए? जैसे हम लोगों का कहलगांव है, या दोनों है? कोयला से है कि पानी से है? कहाँ पे? एचआरई वाला में पानी वाला है? दोनों है। ध्यान से देखना, दोनों है। कोयला से भी विद्युत बनता है और पानी से भी। कोयला वाला में कोयला खत्म जैसे आराम, वो दोबारा से नवीकरणीय नहीं हो सकता। लेकिन जल में क्या है, गंगा जी का पानी यहाँ आते जा रहा है, उससे रोटेशन करवा रहे हैं, जल विद्युत उत्पन्न होते जा रहा है। तो ठीक है, जल विद्युत बनते जा रहा है। अब जल विद्युत बनते जा रहा है, तो जब तक हम पानी का सोर्स देते रहेंगे जल विद्युत बनते रहेगा। तो नवीकरणीय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो नवीकरणीय तो ये सेटिस्फाई कर गया, यानी एक तो होगा, एक तो होगा। पवन ऊर्जा, पवन मतलब हवा। बड़ा बड़ा देखता होगा फिल्म में, साउथ का फिल्म में तो एकदम पवन ऊर्जा का दिखाते ही दे, बड़ा बड़ा पंखा लगा रहता है, घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा, वह जहां हवा तेज चलता है ना, वहां पवन ऊर्जा का यूज करके विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो हवा तेज चलता है तो ये पवन तो आते जाते रहता है, तो ये तो नवीकरणीय स्रोत हो गया। ठीक है, इसके लिए हम जरूरी नहीं है। अब बचा सौर ऊर्जा। अरे भाई, सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होने वाला है, सूर्य से आ ही रहा है। ठीक है, सौर ऊर्जा आ ही रहा है, बन रहा है, आ ही रहा है, बन रहा है। तो ये भी तो नवीकरणीय ही हो गया। आंसर क्या हो गया? ऊर्जा 2 प्रकार के, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। है कौन सा? रात में बंद हो जाता है, यहाँ तुम्हारे यहाँ बंद हो गया, और जहां दिन है वहां नहीं चल रहा है। नवीकरणीय का मतलब जिससे, देखो सोर्स तुम्हारा खत्म तो नहीं हो रहा है। अब तुम एक आदमी हो, तुम रात में सो गए, तो रात में और आदमी काम करता है कि नहीं करता? जाके देखना तो ऑफिस पूरा खुले रहता है। इसका मतलब क्या कि काम नहीं हो रहा है। तुम सो गए, तुम काम करना बंद गए, तो दुनिया खत्म हो गया। आपको पूरे को लेके चलना पड़ेगा ना। ठीक है, तो नवीकरणीय ऊर्जा में तीनों आएगा, नवीकरणीय ऊर्जा में तीनों आएगा। क्लियर हो गया? लेकिन अगर ताप ऊर्जा रहता, ताप ऊर्जा रहता मतलब कोयला से बनने वाला जो विद्युत ऊर्जा रहता, तो अनवीकरणीय होता। क्यों? क्योंकि कोयला जिस दिन खत्म हो जाएगा भाई साहब, उस दिन एनटीपीसी बंद हो जाएगा, उस दिन एनटीपीसी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो वो अनवीकरणीय होगा, क्योंकि कोयला तो लिमिटेड है। कोयला क्या है? लिमिटेड है। सूर्य का प्रकाश क्या, सूर्य का ऊर्जा क्या लिमिटेड है? नहीं। आंसर हो गया ना? नेक्स्ट। सर वो जल तो जल बहुत सारा विद्युत चीज बता दे रहे हैं। जल विद्युत भी होगा, नवीकरणीय। कैसे होगा? ये तो मानव द्वारा बनाया जाता है सर, ऑटोमेटिक नहीं बनता है। उससे क्या हो प्रकृति गया? को बनाए नहीं। उससे क्या हो गया? वो होगा आंसर। प्रकृति कैसे नहीं है? अगर अगर समुद्री जल का स्पीड को कहीं ला करके बना दें, वहां पर जल विद्युत बनाने लगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
क्या हो गया? क्या हुआ? ये तो करवा ही दिए हैं। ये भी हो गया। देखो, ककड़ी का कौन सा भाग खाने में प्रयोग किया जाता है? ककड़ी का कौन सा भाग खाने में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए भ्रूण पोषण, भ्रूण पोषण, भ्रूण पोष, पोषण नहीं, भ्रूण पोष, भ्रूण पोष। क्या कह रहा है कि ककड़ी का कौन सा भाग खाने में प्रयोग किया जाता है? तो भ्रूण पोष, भ्रूण पोष। ककड़ी नहीं खाया है? खीरा कैसे हो जाएगा? ककड़ी और खीरा में अंतर नहीं है। भ्रूण पोष। ऑप्शन बी बीज, बीज। सी संपूर्ण, संपूर्ण। और ऑप्शन डी अंतः फल भित्ति, अंतः फल भित्ति। देखो क्या क्वेश्चन पूछ दिया, अंतः फल भित्ति। इतना लंबा लंबा बड़का बड़का ककड़ी रहता है, कहीं मोड़ा हुआ रहेगा, ऐसे रहेगा, कच कच नमक डाल के एकदम खाते रहो। हाँ, देहाती। इसका जो संपूर्ण भाग है वो खाते हैं, ठीक है। इसका पूरा का पूरा भाग खा जाते हैं ककड़ी का। ऐसा नहीं है कि इसमें अंदर का भाग खाते हैं या बीज खाते हैं, सारा पूरा चीज खा सकते हैं। हाँ, नहीं, ये तो हरा हरा चीज है, इसे खाने के लिए है। तो देखा है हटिया में, कल खरीद के खा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव मंडल है, जीव मंडल है, गप मत करो, ढेर क्वेश्चन करवाना है, समय नहीं है। जीव मंडल है, ये वाला उतार लिया था ना, ऊर्जा का नवीकरणीय और नवीकरणीय। जीव मंडल है। ऑप्शन ए पृथ्वी पर रहने वाले सभी जंतु, पृथ्वी पर रहने वाले सभी जंतु। जीव मंडल है पृथ्वी पर रहने वाले सभी जंतु। ऑप्शन बी पृथ्वी पर रहने वाले सभी पौधे, पृथ्वी पर रहने वाले सभी पौधे। ऑप्शन सी पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारी, पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारी। और डी नंबर पृथ्वी तथा उसके वातावरण में, जिसमें पृथ्वी तथा उसका वातावरण। सी है पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारी, सी में है पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारी। और डी में है पृथ्वी तथा उसका वातावरण, पृथ्वी तथा उसका वातावरण, पृथ्वी तथा उसका वातावरण जिसमें जीवधारी रहते हैं। जीव मंडल किसको कहते हैं? डी ऑप्शन है पृथ्वी तथा उसका वातावरण जिसमें जीवधारी रहते हैं। क्या होगा? क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में बहुत कुछ है। कौन कौन बोल रहा है डी? प्रीति, क्या होगा इसका? डी। किसको बोलेंगे? क्या? ये बोला ताहिर, क्या होगा इसका? बोल दो, कोई एक तो बोलो, सही तो हो ही जाएगा ना किसी ना किसी का।
जीवमंडल क्या है? ऑप्शन ए पृथ्वी पर रहने वाले सभी जंतु, पृथ्वी पर रहने वाले सभी पौधे, पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारी, और पृथ्वी तथा उसका वातावरण जिसमें जीवधारी रहते हैं। बेस्ट ऑप्शन क्या है? कल ही बता रहे थे, क्या बता रहे थे कल? क्या पढ़ाए थे टॉपिक? नहीं, क्या था उसका टॉपिक नेम? वायुमंडल, वायुमंडल। यहाँ क्या बोला? जीव, क्वेश्चन में यहाँ क्या बोला? जीव मंडल। वायुमंडल में क्या पढ़े? सभी गैसों का आवरण। और जीवमंडल में क्या पढ़ेंगे? जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव हैं और उसके आसपास का वातावरण, उसका आसपास का वातावरण। मतलब ये बात तो कर रहा है वायुमंडल का भी, लेकिन साथ में इंक्लूड कौन है? जीव भी है। तो ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल दिए? जीवमंडल। तो आंसर डी, आंसर क्या हो गया? डी, जीव मंडल। जीव तो रहेंगे, सभी जीव रहेंगे, लेकिन क्या जीव को रहने के लिए उसका उसके अनुकूल वातावरण भी तो रहना चाहिए, उसके अनुकूल वातावरण भी तो रहना चाहिए। अगर वातावरण नहीं रहेगा सर्वाइव कर पाएगा? एक भी जीव नहीं सर्वाइव कर पाएगा। इसलिए जीव मंडल में क्या होगा? ऑप्शन डी, पृथ्वी और उसका वातावरण जिसमें जिसमें जीवधारी रहते हैं। समझ में आ गया? तो अब चलते हैं कल का वायुमंडल वाला आगे बढ़ाते हैं। कहां तक हुआ था टॉपिक? क्षोभ मंडल हो गया था। हाँ, क्षोभ मंडल का दूसरा नाम बताओ। परिवर्तन मंडल। क्षोभ मंडल का दूसरा नाम परिवर्तन मंडल। क्यों परिवर्तन मंडल, क्यों इसका नाम पड़ा? क्योंकि यहाँ समय समय पे मौसम बदलते रहता है, गर्मी, ठंडा, धूप, वर्षा सब कुछ होते रहता है, आंधी तूफान। ठीक है, तो परिवर्तन यहाँ पे होते रहता है, इसलिए परिवर्तन नंबर। इंग्लिश में इसको क्या बोले थे? ट्रोपोस्फेयर। रिवाइज करवा रहे हैं, ट्रोपोस्फेयर। और क्या बताया इसमें? इसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, पोल पे कितना? 8 किलोमीटर। पोल मतलब ध्रुव, ध्रुव पर कितना ऊंचाई? 8 किलोमीटर। इक्वेटर पर कितना ऊंचाई? भूमध्य रेखा को इक्वेटर बोलते हैं। कितना? 16 किलोमीटर। और क्या बोले कि प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या करेगा? घट जाएगा। घटना मतलब नीचे की ओर चिन्ह, बढ़ना मतलब ऊपर की ओर चिन्ह। शॉर्टकट में रिवाइज हो गया। क्षोभ मंडल को ही क्या बोलते हैं? परिवर्तन मंडल बोलते हैं। यहाँ पे क्या होती है? समस्त मौसमी घटनाएं होती है, समस्त मौसमी घटनाएं होती है, चाहे जो भी घटना हो। यहाँ पोल पर इसकी ऊंचाई कितना माना गया? 1 किलोमीटर। इक्वेटर पर इसकी ऊंचाई 16 किलोमीटर। प्रत्येक 165 मीटर ऊपर जाने पे क्या होगा? टेम्परेचर घटेगा। कितना? 1 डिग्री सेल्सियस। और कुछ छूटा? एक चीज छूटा, इसमें एक चीज होता है क्षोभ सीमा। क्या होता है? क्षोभ सीमा। अब इस क्षोभ सीमा के बारे में ये कह रहा है कि इसका जो निचली परत है वहां पे जेट वायु का प्रवहन होता है, यानी जेट वायु बहता है। क्षोभ सीमा के निचली सीमा में क्या बहता है? जेट वायु बहता है। क्लियर हो गया? याद हो गया? याद हो गया ना? तो क्वेश्चन क्या था हम लोगों का कि बादल का गरजना, बिजली का कड़कना, ये जो समस्त घटनाएं होती है वो कौन से मंडल में होती है? और 4 ऑप्शन दिया था। आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है वो सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल जो है सबसे निचली परत है। अगर हम इस तरह से बनाए इसको तो ये हो गया हम लोगों का क्षोभ मंडल। कहां से? 0 किलोमीटर से या तो 16 किलोमीटर बोलो या फिर पोल पे 8 किलोमीटर बोलो। ये क्या हो गया? क्षोभ मंडल। यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या चलेगा? समस्त, यहाँ नहीं, यहाँ समस्त मौसमी परिवर्तन, समस्त मौसमी परिवर्तन। इतना तक कोई दिक्कत था? नहीं था कोई दिक्कत? अब दूसरा लिखो, समताप मंडल। नहीं, उस टॉपिक को अब आगे बढ़ाते हैं।
समताप मंडल, समताप मंडल। क्या बोला? अंग्रेजी तो हम नहीं जानते हैं लगता है। पक्का? तो लिख लो। एक सेकंड। लिख लिया? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। देखो समताप मंडल, समताप मंडल वायुमंडल की दूसरी परत है। समताप मंडल वायुमंडल की दूसरी परत है जो भूमध्य रेखा पर, जो भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर, भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तथा पोल पर यानी ध्रुव पर, ध्रुव पर 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर तक होता है। कहां से कहां तक? ध्रुव पर पहुंच गया 50 किलोमीटर तक, और यहाँ भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तक। यानी हम इसको अगर लिखें 16 किलोमीटर यहां लिखे थे, अब ये 18 किलोमीटर बीच में आ गया, आया, 50 किलोमीटर यहां लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्रुव पर 50 किलोमीटर तक चला गया। अब क्या कहता है, लिखो समताप मंडल के, समताप मंडल के निचले भाग में, समताप मंडल के निचले भाग में तापमान स्थिर रहता है, तापमान स्थिर रहता है। इसी कारण इसका नाम, इसी कारण इसका नाम समताप मंडल रखा गया है। इसीलिए, इसी कारण इसका नाम समताप मंडल रखा गया है। सम मतलब बराबर, ताप मतलब टेम्परेचर, जहां का टेम्परेचर बिल्कुल बराबर हो, स्थिर हो, ठीक है, घटे बढ़े नहीं। तो अब बताओ कि अगर हवाई जहाज को उड़ाना है तो कौन से मंडल में उड़ाएंगे? समताप मंडल में उड़ाएंगे। तो वायुयान का जो चालन है इसी समताप मंडल में होता है। वायुयान कहाँ चलता है? समताप मंडल। अगला पॉइंट लिख लो, वायुयान, वायुयान के लिए सबसे आदर्श परत, वायुयान के लिए सबसे आदर्श परत समताप मंडल होता है। वायुयान के लिए सबसे आदर्श परत समताप मंडल होता है, क्योंकि क्योंकि यह परत मौसमी घटनाओं से, क्योंकि यह परत मौसमी घटनाओं से मुक्त होती है।
मौसमी घटनाओं से मुक्त होती है, कोई भी मौसमी घटना का यहाँ पे असर नहीं पड़ता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो हम लोगों का जो बारिश हो रहा है, जो बादल गरज रहा है, कितना किलोमीटर तक के अंदर है, वो भी कहाँ, पोल पर 16 किलोमीटर। पोल पर, पोल पर 16 किलोमीटर नहीं ना, इक्वेटर पर, इक्वेटर पर, इक्वेटर पर अगर हम हैं, इक्वेटर के आसपास में है, भूमध्य रेखा के आसपास हैं, तो 16 किलोमीटर तक ही बारिश, बादल, आंधी, तूफान, बिजली कड़कना होता है। ठीक, यानी इसके ऊपर में मौसमी घटनाओं का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि बादल तो उतना ऊपर में है ही नहीं। और अब हम लोग ऐसे भी देखते हैं कि बादल अगर है, हवा जैसे से निकल जाता है उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर जाता है, बादल से ऊपर गया दिख भी नहीं करता है। मतलब कि जो फ्लाइट है वो कहाँ उड़ रही है, समताप मंडल में, समताप मंडल में। तो अगर जैसे ही लैंड कर गया, एक बार नीचे की ओर आ गया, कोई टेंशन नहीं। जब फ्लाइट ऑफ हो रहा है, जब जा रहा है ऊपर की ओर जा रहा है, तो एक बार ये निकल जाए यहाँ से, इस वाले एरिया से, तो तूफान आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो अपना लेयर पकड़ लिया कहाँ, समताप मंडल, और समताप मंडल में एक बार घुसा तो इसको अब लेना देना नहीं है। अब सिर्फ उतरने के समय उसको टेंशन होगा कि मौसम ठीक ठाक है कि नहीं है। ठीक है, हाँ, एक बार ऊपर उठ गया, वो अपना लेयर में उड़ना शुरू कर गया, कोई दिक्कत नहीं है इसको। तो वायुयान के लिए आदर्श परत कौन हो गया, समताप मंडल। नेक्स्ट पॉइंट, समताप मंडल के, समताप मंडल के 15 से 35 किलोमीटर के बीच, समताप मंडल के 15 से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन परत, ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है जो पराबैंगनी यानी यूवी, पराबैंगनी किरणों को, जो पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेती है, अवशोषण, जो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, समझ में आ गया। समताप मंडल में याद रखने के लिए क्या चीज है, तो यह वायुयान के लिए, ठीक है, वायुयान के लिए आदर्श लेयर है। और दूसरा क्या कि ओजोन परत भी इसी में प्राप्त होता है, ओजोन परत भी कहाँ है, इसी में है, समताप मंडल में ही है। इतना हो गया। नेक्स्ट लिखो मध्य मंडल, मध्य मंडल। कहाँ से बोलिए, जो पराबैंगनी किरणों को, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। नहीं नहीं, उसको लिखवाया, वहां से पूछिए। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, हो गया। नेक्स्ट, मध्य मंडल, मध्य मंडल इसको बोलते हैं मेजोस्फेयर, MESO। हाँ, मध्य मंडल को इंग्लिश में बोलते हैं मेजोस्फेयर, MESO SPHERE। मेजोस्फेयर, मध्य मंडल, हो गया। देखो मध्य मंडल का विस्तार, मध्य मंडल का विस्तार 50 किलोमीटर से, 50 किलोमीटर से
80 किलोमीटर तक को माना जाता है। 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक को माना जाता है। हो गया? 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर। लिखो इस मंडल में, हाँ इसका अगला पॉइंट लिखो, इस मंडल में, इस मंडल में ऊंचाई के साथ, इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होता है। ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट होता है। तापमान में गिरावट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मध्य मंडल की ऊपरी परत, मध्य मंडल की ऊपरी परत, मध्य मंडल की ऊपरी परत मेसोपोज, मेसोपोज कहलाती है। मेसोपोज कहलाती है, जिसके ऊपर जाने पर, जिसके ऊपर जाने पर तापमान पुनः बढ़ने लगता है। जिसके ऊपर जाने पर तापमान पुनः बढ़ने लगता है। जिसके ऊपर जाने पर तापमान पुनः बढ़ने लगता है। यानी एक ऐसा भी मंडल है, मेजोमंडल, मेजो स्फेयर, इसको क्या बोले, मध्य मंडल। कहां से कहां तक? 50 से 80 किलोमीटर तक। टेम्परेचर क्या हो रहा है? घट रहा है। लेकिन जैसे ही मेसोपोज से बाहर निकल जाएंगे, मेसोपोज से बाहर निकल जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, तो क्या हो गया, फिर से टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। आयन मंडल, आयन मंडल, नेक्स्ट है आयन मंडल। एक लेयर है, जैसे क्षोभ सीमा बोले थे ना, उसी तरह से इसका भी एक सीमा है। तो उसके ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। आयन मंडल, इसको बोलते हैं आयनोस्फेयर। इंग्लिश में किसको क्या बोलेंगे? आयनोस्फेयर, आयन मंडल। इसके बारे में लिखो, आयन मंडल पृथ्वी सतह से, आयन मंडल पृथ्वी सतह से 80 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक के विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है। विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है। 80 से सीधे 640 पहुंच गए। विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है तथा तथा ऊंचाई बढ़ने के साथ, ऊंचाई बढ़ने के साथ इसके तापमान में वृद्धि होती है। इसके तापमान में वृद्धि होती है।
इसके तापमान में वृद्धि होती है। देखो, आयन मंडल को कई परतों में बांटा जाता है। आयन मंडल को कई परतों में बांटा जाता है, जिसमें प्रमुख परत है डी, बड़ी डी, ई, एफ तथा जी। डी, ई, एफ तथा जी। हो गया? कितना परत है आयन मंडल का? 4 परत। हम बना लेते हैं छोटा छोटा ऐसे डॉट डॉट लाइन देके। इसको दे दिए डी नाम, इसको दे दिए ई नाम, इसको दिए एफ, और इसको दे दिए जी। हम लोगों को 4 लेयर पढ़ना है। लिखो, आयन मंडल के डी परत, आयन मंडल के डी परत, आयन मंडल के डी परत से, आयन मंडल के डी परत से निम्न आवृत्ति की रेडियो तरंगों का, निम्न आवृत्ति की रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। निम्न आवृत्ति की रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। दिखना है? हो गया? डी परत से क्या होता है? देखो, आयन मंडल के ई परत से, आयन मंडल के ई परत से मध्यम एवं उच्च आवृत्ति, मध्यम एवं उच्च आवृत्ति के रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। आयन मंडल के ई परत से मध्यम एवं उच्च आवृत्ति के रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। इसलिए इसे केनली हेविसाइड परत भी कहते हैं। केनली हेविसाइड परत भी कहते हैं। इसलिए इसे केनली हेविसाइड परत भी कहते हैं। हो गया? ये हो गया। आयन मंडल के एफ परत, आयन मंडल के एफ परत से भी, आयन मंडल के एफ परत से भी
मध्यम एवं उच्च आवृत्ति के रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। सेम चीज, यही चीज जो ई वाला है वही एफ है। आयन मंडल के एफ परत से भी मध्यम एवं उच्च आवृत्ति के रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है तथा इसे रेडियो तरंगों का परावर्तन, जो पहले लिखा वही सेम चीज है, तथा इसे अपलिटन परत भी कहा जाता है। अपलिटन परत भी कहा जाता है तथा इसे अपलिटन परत भी कहा जाता है तथा इसे अपलिटन परत भी कहा जाता है। अब कौन बच गया? जी परत। देखो आयन मंडल के जी परत से, आयन मंडल के जी परत से नहीं लिखो, आयन मंडल के जी परत की ऊंचाई, आयन मंडल के जी परत की ऊंचाई 400 से 640 किलोमीटर मानी जाती है। 400 से 640 किलोमीटर मानी जाती है। किलोमीटर 400 से 640 किलोमीटर मानी जाती है। इसका कोई यूज नहीं है। अगर क्वेश्चन में अगर आएगा जी परत का तो देख लेंगे, बस अभी इतना ही लिखना है। जी परत की ऊंचाई कितनी? 400 से 640 किलोमीटर। ठीक है। अब देखो रेडियो कौन कौन सुना है? न्यूज सुना होगा। न्यूज में जब शुरू करता है तो क्या बोलता है? बीबीसी का अगर न्यूज सुन रहा है तो क्या बोलेगा? चाहे ऑल इंडिया रेडियो पटना का सुन रहा है तो क्या होगा? नमस्कार, मैं हूं फलना बाबू, आप सुन रहे हैं मीडियम वेव के कितना फ्रीक्वेंसी उसका बताता है 500, 250, 300 ऐसा। यही है फ्रीक्वेंसी रेंज। एक होता है निम्न आवृत्ति। देख लो यहाँ एक बार समझ लो इसको। निम्न आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? आवृत्ति। एक क्या बोला? लो फ्रीक्वेंसी। एक क्या बोला? मीडियम फ्रीक्वेंसी। एक बोला हाई फ्रीक्वेंसी। बीबीसी लंदन, लंदन का चैनल है, वहां से प्रसारित होता है और बोलता है तो उसको हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए, तभी तो दूर से यहां तक पहुंच जाएगा, इंडिया भी आ जाता है। मीडियम वेव भी बोलता है, नहीं बोलता मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव। जब न्यूज सुनोगे ना रेडियो का, उसमें ये चीज बोलता है, वो ये चीज वो एफएम होता है। इस एफएम का फुल फॉर्म लिख लो, कई बार आता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। कई बार क्वेश्चन आ जाएगा एफएम का क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जब समझा रहे तो समझिए लो। हाँ, और दूसरा बोलो, क्या बोल रहा था? एफएम और एएम। एएम, एएम का होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इसका फुल फॉर्म भी तुम लोगों को पूछ सकता है। एफएम होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एएम होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का जब क्लास कर रहे थे बीटेक में तब पढ़े थे। हम यहाँ समझाना चाह रहे थे रेडियो फ्रीक्वेंसी के बारे में। दिल्ली से रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ, दिल्ली से रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ और रिसीव कहाँ कर रहे हैं हम लोग? गोड्डा में। कहाँ कर रहे हैं? गोड्डा में। ये दिल्ली से ट्रांसमीटर लगा हुआ है, वहां पे क्या है? ट्रांसमीटर। यहां से फ्रीक्वेंसी ऊपर उठा, यहां से फ्रीक्वेंसी ऊपर उठा, आया और कहां पहुंच गया? आयन मंडल। कहां पहुंचा? आयन मंडल। ये फ्रीक्वेंसी आयन मंडल में पहुंचा और वहां पे टकराया। अब वो डिपेंड करता है कि वो
ई लेयर से टकराएगा कि डी लेयर से टकराएगा कि एफ लेयर से टकराएगा। अगर वो लो फ्रीक्वेंसी का है, अगर वो लो फ्रीक्वेंसी का है तो डी से टकराया और वापस आ गया और आपको गोड्डा में मिल गया जो बोला सो। क्लियर हो गया? लो फ्रीक्वेंसी अगर निकला है कहां से, दिल्ली रेडियो स्टेशन से, जो भी आवाज उसने बोला, हेलो हाय कुछ भी जो वहां से बोल रहा है, वो अगर लो फ्रीक्वेंसी का है तो किस लेयर से टकराया, डी लेयर से टकराया और वापस आकर के रिसीवर के पास पहुंचा जो हम लोगों के गोड्डा में था और रेडियो में हमको बात सुनाई दे दिया। क्लियर? अगर वो मीडियम वेव है, मीडियम फ्रीक्वेंसी का है या फिर हाई फ्रीक्वेंसी का है तो डिपेंड करेगा, उसका कुछ क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि वो ई से भी टकरा सकता है और एफ से भी टकरा सकता है। ठीक है? ई और एफ दोनों मीडियम और हाई के लिए है, डी क्या है, लो के लिए है। डी क्या है, लो के लिए। तो रेडियो हम लोगों को सुनते हैं, अगर एक कहानी बना करके बता दिया जाए भी इसमें कि रोहन ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली के माध्यम से क्रिकेट की कमेंट्री सुन रहा है। ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से क्या सुन रहा है, क्रिकेट की कमेंट्री, लाइव प्रसारण वो देख रहा है कि भाई उसने चौका मारा, इसने छक्का मारा, उसने आउट किया। रेडियो में पहले देता था, आपने टीवी में लोग देखने लगा है और वो लोग जो बोलता था ना, लगता था कि सामने में हम लोग देख रहे हैं, इतना अच्छा बोलने का लोगों का तरीका होता था। तो अगर लो फ्रीक्वेंसी वाला से आ रहा है तो डी लेयर से टकरा करके उसकी आवाज हमारे तक पहुंच गई, और मध्यम या हाई फ्रीक्वेंसी वाला से आ रहा है तो ई और एफ से वो टकराएगी। ठीक है? तो रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा मंडल जिम्मेदार है? तो अगर ये आयन मंडल नहीं होता तो क्या हम रेडियो सुन पाते? क्या हम रेडियो सुन पाते? नहीं सुन पाते। ठीक है? हाँ, मोबाइल का भी तो वही घटना है। हाँ, मोबाइल भी वही है। एफएम रेडियो क्या है? एफएम रेडियो ही तो है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे आधारित है ये, बस इतना सा बात है। कहाँ पे जाएगा? हाँ बिल्कुल। देखो मोबाइल का कॉन्सेप्ट अलग है, अब हम वहां कम्युनिकेशन में घुसे हैं, बता सकते हैं हम भी। कहाँ गया कपड़ा? थोड़ा सा वो भी बता ही देते हैं, क्या पता कुछ भी पूछ दे। मोबाइल की बात कर रहे हैं हम। गाजियाबाद में बीएसएनएल का सबसे बड़ा ऑफिस है जो टेलीकॉम को संभालता है, और वहां हम 6 महीना ट्रेनिंग किए तो बहुत नॉलेज है। गाजियाबाद ALTTC, ALTTC गाजियाबाद में है, यहाँ हम 6 महीना ट्रेनिंग किए हैं। होता क्या है मोबाइल के केस में, सबसे पहले आया था G, फिर आया 1.5G, फिर आया 2G, 2.5G, 2.75G, 3G, अभी हम लोग क्या चला रहे हैं 4G, और एयरटेल लॉन्च कर चुका है 5G। क्या होता है इस G का अर्थ? क्या? जनरेशन। G फॉर जनरेशन। जब 2G मोबाइल चल रहा था, जब 2G मोबाइल चल रहा था तो हम लोगों को सिर्फ आवाज सुनाई देता था, वीडियो नहीं देख सकते थे। 2G मोबाइल में हम लोगों को क्या मिल रहा था? आवाज मिल रहा था और SMS मिल रहा था। क्या मिल रहा था? SMS, मैसेज। उसके बाद 3G आया, ये मोबाइल के लिए नहीं लिया जाता है, वो हम लोगों को अंदर में पढ़ाया गया था, इसको डिटेल नहीं जाना है। फिर क्या आया? 3G आया, थर्ड जनरेशन का जब मोबाइल आया, इसमें क्या हो गया कि हम लोगों को वीडियो मिलना शुरू हो गया। क्या मिलना शुरू हो गया? वीडियो, लेकिन बहुत स्लो स्पीड में घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। ठीक है? दिन भर में कुछ होगा तो पता नहीं। फिर आ गया जैसे ही 4G, धाए धाए यूट्यूब चलना शुरू हो गया। ठीक है? वीडियो चलना शुरू हो गया। और अब सोचो कि अब 5G आ चुका है, क्या होगा? एक बार क्लिक करो, वीडियो डाउनलोड सेकंड में। स्पीड है ये, स्पीड बढ़ते गया, इसका जनरेशन बढ़ते गया। क्या बोला? 5G भी तुम यूज कर रहा है? 5G तो मोबाइलों नहीं लिया है, तुम कहां 5G यूज कर लेगा? क्या बात कर रहे हो? 5G का स्पीड बहुत ज्यादा होगा। ठीक है? और तुम लोगों को बता दें कि हम ही लोग 5G में है, बहुत सारे ऐसे देश है जहां 12G चल रहा है, जहां पे 12G चल रहा है। यूएसए में तुम एक बार क्लिक करोगे तो 3 घंटा का मूवी 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगा। 3 घंटा का मूवी 1 सेकंड नहीं लगेगा और वो पूरा का पूरा मूवी डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पे दिन भर लगा दो ना, नहीं होगा। तो G फॉर जनरेशन, G फॉर जनरेशन, याद हो गया?
2G का मतलब क्या? सेकेंड जनरेशन। 3G का मतलब थर्ड जनरेशन। 4G का मतलब फोर्थ जनरेशन। एयरटेल लेके आ रहा है फिफ्थ जनरेशन। और एक और चीज बता रहे हैं, जब ये बता रहे हैं तो तुम लोगों के मोबाइल में लिखा हुआ रहता है वोल्टी, VOLTE। कितना लोग जानता है वोल्टी को? ठीक है, फुल फॉर्म सही है। क्या होता है वोल्टी? इस वोल्टी का क्या अर्थ है? पहले इसका लिख लो फुल फॉर्म। वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। तो LTE खाली रहेगा तो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। VO से हो गया वॉइस, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ये 4G आया तब वोल्टी आया, जियो लेकर के आया, फिर एयरटेल लेकर के आया। हम लोग कहाँ थे? आइनोस्फीयर में थे। तो बता रहे थे कि मोबाइल में क्या होता है। एक मोबाइल तुम्हारा यहाँ पर है, कैसे बनाए मोबाइल को? इस तरह से। पहले एगो एंटीना टाइप ऐसे लगा रहता था, नहीं छोटा सा मोबाइल में। एक्चुअली में यह क्या होता था? ये होता था एक ट्रांसमीटर, और इसी में होता है रिसीवर। RX से रिसीवर, TR से ट्रांसमीटर। जैसे ही तुम हेलो बोला तो यहाँ माइक लगा हुआ है। क्या यहाँ लगा हुआ है? माइक। इस माइक से तुम जब हेलो बोला तो तुम जो निकाल रहे हो आवाज, ये है एनालॉग। इसको क्या बोलते हैं? एनालॉग। अब हिंदी मत पूछना, हमको उतना हिंदी नहीं आता है इस फॉर्मेट में। तो हमने जो हेलो बोला वो कैसा सिग्नल है? एनालॉग सिग्नल है। कैसा सिग्नल है? एनालॉग सिग्नल। मोबाइल क्या हेलो बोल करके लेके जाएगा वहां? नहीं। ये माइक क्या करता है? इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है? डिजिटल में। डिजिटल सिर्फ दो शब्द समझता है। डिजिटल क्या शब्द समझता है? 0 और 1। दो ही शब्द समझता है, 0 या 1। अब इसने डिजिटल ने क्या किया? इसको 0-1 के फॉर्म में हेलो को कन्वर्ट कर दिया। चाहे आप बोले पापा, क्या बोले? पापा। तो पापा को उसने डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये आ गया तुम्हारा यहाँ का जो टावर है, इसके पास ये सिग्नल कहाँ पहुंचा? टावर के पास। इस टावर ने इसको रिसीव किया। क्या कर लिया? रिसीव कर लिया। अब इसने खोजा कि कौन से मोबाइल का, अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, सॉरी। इधर करते हैं। चलो कम्युनिकेशन का भी थोड़ा बता ही देते हैं। इंजीनियर से पढ़ रहे तो कुछ तो फायदा होना चाहिए, और खास तौर पे कम्युनिकेशन इंजीनियर। क्या हुआ? पहला मोबाइल ये है। इसमें पहले एक टावर टाइप का लगा रहता था, अभी तो नहीं दिखता है। अब जो नया आया है उसमें दिखता नहीं है, तो हम सिर्फ समझाने के लिए ये वाला मोबाइल बना रहे हैं। एक मोबाइल ये है, एक मोबाइल ये है, ठीक है। दोनों में ये लगा हुआ। यहां से हमने बोला क्या? हेलो। हेलो को कौन लिया? माइक। कौन सुना? यहाँ जो माइक है, इस माइक ने इस हेलो जो एनालॉग में था, कौन फॉर्म में था? एनालॉग फॉर्म में था, इसको डिजिटल में कन्वर्ट किया। किस में कन्वर्ट किया? डिजिटल। डिजिटल कौन सा समझता है भाषा? 0 और 1 का। डिजिटल कौन भाषा समझता है? 0 और 1 का। इसने डिजिटल में कन्वर्ट किया, और उसके बाद इस सिग्नल को कहां भेज दिया? यहाँ का जो नियरेस्ट टावर है इसके पास भेज दिया। किसके पास भेज दिया? टावर के पास। इस टावर के पास एक एंटीना रहता है इसे भेजने के लिए, है। इसने इसको भेजा, और तुमने नंबर डायल किया था मेरा 9931110451, ठीक है। कहां से डायल किया? मान लो कि दिल्ली से तुमने डायल किया, ठीक है। अब दिल्ली से सबसे पहले तो बिहार पहुंचेगा या झारखंड पहुंचेगा। हम झारखंड लेके चलते हैं, गोड्डा, ठीक। कहां पहुंचा? झारखंड। अब झारखंड का जो सबसे बड़ा एंटीना है, जो पूरे कुल एक्सेप्ट करता है, वो यहां से लिया और उसको बोला अरे भाई ये तो गोड्डा का कोड से आ रहा है। कहाँ के आ रहा है? गोड्डा वाला कोड से आ रहा है। तो गोड्डा के टावर तक पहुंचाया। यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक होता है HLR का, एक होता है VLR का। इतना नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। होम लोकेशन, इसको बोलते हैं होम लोकेशन, आर से कुछ एक शब्द होता है, और एक VLR होता है, रिलोकेटर होता है। HLR VLR उतना नहीं। देखो कहाँ आया? झारखंड आया। झारखंड से कहाँ पहुंचा? गोड्डा पहुंचा। और गोड्डा के बाद जो अपना गांधीग्राम का एरिया है, यहाँ का जो लोकल टावर है, इसके पास पहुंचा। और ये बोला नहीं, ये मोबाइल यहाँ पर है, इसको सिग्नल मिल गया। और ये इतना तेजी से हो रहा है 4G का कमाल, कि तुमको पता, हेलो बोला और हेलो सुनाई दिया।
लेकिन ये कहां से कहां ट्रेवल कर रहा है सिग्नल? दिल्ली से गोड्डा, कहां से कहां सिग्नल कर रहा है? और ये कहां जाकर टकराया? ऊपर में आयनोस्फेयर में। कहां टकराया? आयनोस्फेयर में। वहां से यहां तक आने में बहुत पहले का, जब बात करता था, जो आर्मी उर्मी में लगाते, वॉकी टॉकी लगाते, हेलो, तो हाँ हेलो बोलता था, ओवर, तब फिर उधर से बोलना शुरू करता था। नहीं, तो उस समय थोड़ा स्पीड कम था। अब स्पीड इतनी ज्यादा हो गई है कि वहां से तुम जो बोले एट द सेम टाइम हम लोगों को सुनाई देता है। और कभी कभी जब सिग्नल डिस्टर्ब होता है तो रुक रुक करके आवाज आता है, या थोड़ा फ्लक्चुएशन हो जाता है, सिग्नल का प्रॉब्लम से होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जनरेशन का कमाल है। और अब जब जनरेशन बढ़ रहा है तो स्पीड भी काफी बढ़ गया है। तो यहाँ क्या समझाना चाह रहे थे? आयनोस्फीयर का कमाल। अगर ये आयनोस्फीयर नहीं होता तो मोबाइल यूज नहीं कर पाते थे, रेडियो यूज नहीं कर पाते, टेलीविजन नहीं चलता, टेलीविजन नहीं चलता। ठीक है, इतना बड़ा कहानी होता है। हाँ, हानि तो होता है, प्रॉफिट है तो लॉस है। हाँ, बोलो। वीडियो कॉलिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत। डाउनलोडिंग स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, अपलोडिंग स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे अभी मेरा 2 घंटा का यूट्यूब में वीडियो जब डालते हैं ना, 15 से 20 मिनट लग जाता है, उसको 2-3 सेकंड लगना चाहिए, बहुत ज्यादा हो गया। 2 घंटा का वीडियो कितना होता है? ठीक है, चलो कहां तक पहुंचे हम लोग? आयन मंडल तक। कहां पहुंच गए? आयन मंडल। आयन मंडल में कितनी मुख्य परतें हैं? 4, डी, ई, एफ और जी। डी, ई, एफ और जी। ये डी, ई, एफ और जी परतों का अलग अलग काम है। डी परत से लो फ्रीक्वेंसी टकराता है, ई और एफ परत से हाई फ्रीक्वेंसी टकराता है। कोई दिक्कत नहीं। अब अगला है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल, बाह्य मंडल, एक्सोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। देखो, अगर कभी कभी कंफ्यूजन हो कि बाह्य मंडल का इंग्लिश क्या है, एग्जिट मतलब बाहर होना, उस एग्जिट से क्या लिया? एक्सो। क्लियर है? एग्जिट करना मतलब, कितना लोग फिल्म देखने गया है हॉल में? नहीं गया है? इंटर, एग्जिट, अलग अलग गेट। हॉस्पिटल में जाओगे, इंटर, एग्जिट। नहीं, एग्जिट मतलब बाहर होना। क्या बोला? रेलवे स्टेशन पे इंटर, एग्जिट, बिल्कुल सही बात है। तो एक्सोस्फेयर मतलब बाह्य मंडल। क्या होता है? यहां पे लिखो, आयन मंडल के ऊपरी परत, आयन मंडल के ऊपरी परत को बाह्य मंडल कहा जाता है। आयन मंडल के ऊपरी परत को बाह्य मंडल कहा जाता है, जहां जहां हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस की प्रधानता होती है। जहां हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस की प्रधानता होती है, देखो, बाह्य मंडल में, बाह्य मंडल में गैसें अत्यंत विरल होती है। बाह्य मंडल में गैसें अत्यंत विरल होती है, अत्यंत विरल होती है, तथा यह धीरे धीरे, तथा यह धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है, तथा यह धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। तथा वह धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। इसमें कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है। 400 कितना किलोमीटर था इसका लास्ट? 640। 640 किलोमीटर ऊपर अगर पहुंच गए, अंतरिक्ष में पहुंच गए, वायुमंडल में पहुंच गए, उसके बारे में और कुछ जानने उनने का जरूरत नहीं। ठीक है, तो धरती का लेयर से शुरू कर दिए, अंतरिक्ष में पहुंचा दिए। अब अंतरिक्ष में क्या क्या है कल पढ़ा देंगे। अंतरिक्ष में क्या क्या है?
हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस की प्रधानता कहाँ है? बाह्य मंडल में, एक्सोस्फीयर में। कितना टाइम हुआ? क्या पढ़ाया जाए और कि छोड़ दें? छोड़ दिया जाए? बहुत हो गया। ठीक है, क्लास कल करेंगे अब।